हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, आपके डिमांड के अनुसार आज एक नए सेशन की हम शुरुआत करते हैं और वो आपका सेशन होगा पावर सिस्टम। देखिए, इस पावर सिस्टम का एक हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और पावर का चाहे वो जनरेशन हो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, पावर का ट्रांसमिशन हो या फिर हो पावर का एप्लीकेशन, इस सीरीज के अंदर इस सभी सेशन को हम कवर करेंगे और सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस आज के क्लास में हम पावर सिस्टम का जो पावर को जनरेट करने के लिए जिस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, उन फ्यूल से रिलेटेड आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए, ये डिमांड आपका था, इसलिए आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस सेशन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस को आप सभी भाइयों, आप सभी दोस्तों की सपोर्ट की जरूरत है। आप खूब सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक वगैरह कीजिएगा और दूसरे विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे अगर पहली बार आपने आ रखा है तो निमी टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएल, एमपीपीसीएल, इसरो जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इस एग्जाम्स में बैठना चाह रहे हैं, तो ये सेशन आप ही के लिए है ना। और इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं। इसका आपको ई नोट्स पीडीएफ भी मिलेगा निमी टेक्निकल क्लासेस को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही जो है वो लिंक किया हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल से और पीडीएफ को डाउनलोड कर रहे हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, है ना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। आज हम दोस्तों 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए कितने आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। क्लियर है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका क्या है आज का कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ ईंधन दिया हुआ है और दूसरे तरफ कैलोरीफिक मान दिया हुआ है ना। एक तरफ ईंधन है और दूसरे तरफ कैलोरीफिक मान। पहला ईंधन एंथ्रेसाइड, पेट्रोल, बिटुमिनस, प्राकृतिक गैस। आपको कैलोरीफिक मान बताना है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि कैलोरीफिक मान जो है ना वही आपसे हमेशा पूछे। आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए भैया, जो ऊष्मीय मान का औसत मान कितना होता है ना। ऊष्मीय मान का औसत मान क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देना तो भी आपको यही समझना है कि ये कैलोरीफिक मान को ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो एंथ्रेसाइड का कितना होता है ये आपको डिसाइड करना है। देखिए, एंथ्रेसाइड क्या है, एक कोयला है। 8500 इसका क्या होता है, 8500 किलो कैलोरी प्रति केजी में क्या होता है, इसका कैलोरीफिक मान होता है। अब ऑप्शन नंबर बी को बताइए, पेट्रोल का कितना होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 11110 ये भी होता है किसमें, किलो कैलोरी प्रति केजी में होता है, राइट। बिटुमिनस का कितना होता है, 7600, है ना। ये भी होगा आपका किलो कैलोरी प्रति केजी में। और एक ही बचा है प्राकृतिक गैस, इसका क्या होगा, 502 किलो कैलोरी प्रति केजी में। इसका मतलब क्या है, आंसर पहले देखते हैं ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है 1 3 2 4। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन है बी 2 3 4 1, है ना। 2 3 4 1 बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से देखिए, जो के है ना, ये जो के है ना, ये के का मतलब क्या होता है, 1000। अगर मैं 520 कैलोरी को मैं इसमें पूरा कंप्लीट करके लिखूं तो ये हो जाएगा 520 और के का मान भी आप यहाँ पर 1000 रख दीजिए। अब कैलोरी प्रति केजी, है ना, कैलोरी प्रति केजी। 1 केजी अगर आप कोयला जलाते हैं तो आपको एनर्जी कितना कैलोरी का मिलेगा, इतना कैलोरी का आपको क्या मिलेगा, वो एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करें। रिवीजन के टाइम ये पीडीएफ ही आपके साथ रहेगा और जब एग्जाम होगा ना तब भी आपके साथ रहेगा। निम्नलिखित में से कृत्रिम ईंधन नहीं है। बताइए सर, निम्नलिखित में से जो कृत्रिम ईंधन है, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसको कहा जाता है कृत्रिम ईंधन। क्या वो प्रोड्यूसर गैस है, क्या वो मीथेन गैस है, क्या वो वाटर गैस है, क्या वो कोक ओवन गैस है। आप किस ऑप्शन की तरफ जो है वो जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहली बात ना, यहाँ पर गैस की बात हो रही है, तो देखिए गैस ईंधन, मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बस आप शिद्दत से इस वीडियो को, इस सेशन को आप अटेंड करते रहिए। देखिए, जो गैस ईंधन है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप्स है इसको कहा जाता है प्राकृतिक ईंधन। पहले को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक ईंधन। तो दूसरे को क्या कहा जाएगा, कृत्रिम ईंधन।
इसको हम कृत्रिम ईंधन कहते हैं। तो इसके टाइप्स के बारे में पूछा जा रहा है और आपसे कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राकृतिक ईंधन जो है ना वो एक ही है, कौन सा है? प्राकृतिक गैस। क्या है? प्राकृतिक गैस। लेकिन इसके देखिए प्राकृतिक गैस में अगर पूछा जाए कौन कौन सा गैस आता है, तो देखिए एक होता है एथिलीन, एक होता है एथिलीन और दूसरा एसिटिलीन, दूसरा है एसिटिलीन गैस और जो तीसरा है वो है मीथेन गैस। तीसरा कौन सा है? मीथेन गैस। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कृत्रिम ईंधन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन गैस। अब देखिए ये जो मीथेन गैस है ना ये कहाँ से आया है? ये प्राकृतिक ईंधन का प्रकार है और कितना डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है ना। हो सकता है अगली बार कृत्रिम ईंधन के बारे में पूछ दे तो इसका क्या होगा? कृत्रिम ईंधन में कौन कौन से ईंधन जो है वो शामिल हुए हैं। तो देखिए कृत्रिम ईंधन में एक आता है आपका, सबसे पहला है वो है प्रोड्यूसर गैस। पहले वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। और दूसरा है इसको कहा जाता है कोक ओवन गैस। इसको क्या कहा जाता है? कोक ओवन गैस, जिससे हम खाना बनाते हैं। और तीसरे वाले को सेमी कोक गैस, सेमी कोक गैस, ये इसका तीसरा प्रकार है। एक और अभी है, एक और है और चौथे नंबर का उसको कहा जाता है वाटर गैस, है ना। उसको क्या कहा जाता है? वाटर गैस। और एक है जिसको कहा जाता है ब्लास्टर गैस, जिसको क्या कही जाती है? ब्लास्टर गैस। तो कुल मिलाकर के कृत्रिम ईंधन के टाइप्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और प्राकृतिक ईंधन हो गया 1 2 3, है ना। प्राकृतिक ईंधन कितने हो गए? 3। हो सकता है अगली बार एसिटिलीन गैस के बारे में पूछ ले कि एसिटिलीन गैस किस प्रकार का गैस है, तो आपको ये सारी चीजें ना नोट करना है, आपको सारी चीजें याद करना है, ठीक है ना। आपका जब याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो आपको, देखिए मेन एग्जाम में आपको कितना टाइम मिलता है? 48 से 50 सेकंड का। कितने का? 48 से 50 सेकंड का जो है वो आपको टाइम मिलता है। इतने में ही आपको गेम जीतना है। तो आपको क्या करना है, जब ये चीजें सारी याद होंगी ना तो 48 तो क्या आप 8 सेकंड में ही आप इसका जो है वो आंसर कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है और आपको भी अपने तैयारी पे कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के जो ईंधन को जलाने के लिए विशेष प्रकार के बर्नरों की आवश्यकता पड़ती है? क्या वो गैसीय ईंधन है, ठोसी ईंधन है, द्रव ईंधन है या उपरोक्त सभी है? तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है ना इसको आपको याद रखना है कि द्रव ईंधन है। कौन सा है? द्रव ईंधन। देखिए द्रव ईंधन जो होता है ना इसके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूं कि जो द्रव ईंधन है इसमें जो फ्लैश पॉइंट होता है वो कितना होता है ना। आपको फ्लैश पॉइंट याद रखना है। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? इसमें फ्लैश पॉइंट वो बहुत कम होता है। तो इसमें कैलोरीफिक मान अधिक होता है। इसमें क्या याद रखना है आपको? कैलोरीफिक मान को, है ना। कैलोरीफिक मान जो होता है वो अधिक होता है। और विस्कोसिटी के बारे में भी पूछता है। जब आपको विस्कोसिटी के बारे में पूछे, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, सामान्य ताप पर जब पूछे, किस पर? सामान्य ताप पर जब विस्कोसिटी पूछे तब लिखेगा इसका विस्कोसिटी भी निम्न होता है। 3 चीजें आपको याद रखना है। कौन कौन सा? पहला, इसका फ्लैश पॉइंट जो है वो निम्न होता है, और दूसरा जो इसका कैलोरीफिक मान होता है वो उच्च होता है, और तीसरा विस्कोसिटी सामान्य ताप पर कैसा होता है? निम्न होता है, ठीक है सर। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं ना कि एग्जाम्पल के लिए क्या है, तो आप ले लीजिए एग्जाम्पल में पेट्रोल। क्या ले लीजिए आप? पेट्रोल। पेट्रोल भी क्या है? एक फ्यूल है। पेट्रोल एक फ्यूल है, ठीक है ना। अब देखिए जो द्रव ईंधन है इससे आपको लाभ क्या मिलता है? द्रव ईंधन से आपको लाभ क्या मिलता है? तो द्रव ईंधन से आपको लाभ एक मिलता है कि देखिए ये तो हानि हो गया, बर्नरों की आवश्यकता पड़ती है, ये तो इसका लॉस हो गया, मतलब कि हानि हो गई। लाभ आपको इससे क्या मिलता है? राख, है ना। राख से, राख इसमें नहीं होता है, यानी कि जैसे ही हम द्रव ईंधन को जलाते हैं तो राख हमें इससे नहीं मिलता है, ये हमें लाभ हो गया। और हानि क्या है? इसको रखने के लिए विशेष प्रकार के बर्नर की आवश्यकता होती है। और दूसरी हानि क्या होती है वो नोट कीजिएगा प्यारे दोस्तों। दूसरी हानि होती है कि इसमें विस्फोट होने का जो खतरा है ना वो अधिक होता है। विस्फोट होने का जो खतरा है वो क्या होता है? अधिक होता है। किसमें? द्रव ईंधन विस्फोट जो है वो अधिक होता है, ठीक है ना। सारी चीजें याद रखिए।
देखिएगा फ्लैश पॉइंट हो, विस्कोसिटी हो, कैलोरीफिक मान हो और लाभ हो, हानि हो, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए कंपटीशन का जमाना इतना हाई हो गया ना सर कि 10 जनों के बीच में आपको अपने आप को सही साबित करना है, यानी कि 9 लोगों को आपको हराना है और तब जाके आपको विजय हासिल करना है, ठीक है ना, तब जाकर के आपको विजेता होगा, आपकी विजेता होगी। यानी कि 10 जने खड़े होंगे एक सीट के लिए, तो 9 जनों को दोस्तों आपको फेल करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा, तब जाकर एक सीट जो है वो आपके नाम होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिग्नाइट के संगठन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा में होती है, किस मात्रा में होती है, वो होता है 67%। देखिए लिग्नाइट में पूछा जा रहा है ना कि आप किस में पूछा रहा है, लिग्नाइट में। तो देखिए जो लिग्नाइट कोयला है ना, इसमें जो कार्बन होता है वो कितना होता है, कार्बन इसमें होता है सर 67%। लेकिन इसी में अगर हाइड्रोजन के बारे में पूछा होता, किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन 5% होता, कितना, 5%। और ऑक्सीजन के बारे में अगर पूछ दे कभी कि ऑक्सीजन बताइए कितना परसेंट होता है, तो लिखेगा इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है 20%, कितना, 20%। और राख कितना इसमें से मिलता है आपको, तो लिखेगा 8%, कितना, 8%, है ना। कितना हो गया, देखिए कार्बन कितना हो गया 67, हाइड्रोजन 5%, ऑक्सीजन 20% और राख 8%, जिससे मिलकर के क्या बनता है, लिग्नाइट बनता है, ठीक है ना। और लिग्नाइट का हम इस्तेमाल कहां पर करते हैं ये भी सुनते जाइएगा, ठीक है ना। जो लिग्नाइट है इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, लिग्नाइट कोयले का, तो इसका उपयोग हम करते हैं वैद्युत पावर जनरेशन में, वैद्युत पावर उत्पादन में इसका हम क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं, या फिर इसके अलावा दोस्तों फर्टिलाइजर में, कहां पर, फर्टिलाइजर में, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, यूज हो गया, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन डी हो गया 67% इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला द्रव ईंधन है। देखिए ये जो पूरा सेशन है ना, ये ईंधन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि पावर का भी हम जनरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले एक स्टेप यानी कि पहले जनरेशन के लिए जो फ्यूल यूज किए जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम क्या पढ़ेंगे, जनरेशन कैसे किया जाता है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, फिर ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, इसको एप्लीकेशन में कैसे हम यूज में लेते हैं। ये कितना खतरनाक है, यानी कि एक एक करके हम एक एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ेंगे, और इस प्रकार से तैयारी किया हुआ चीज ना कभी भी भूलती नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला द्रव ईंधन कौन सा है, तो ये है आपका पेट्रोल। ये क्या है आपका, पेट्रोल। देखिएगा जो द्रव ईंधन है ना, जो द्रव ईंधन है, द्रव ईंधन में कौन कौन से ऐसे फ्यूल हैं जो आते हैं द्रव के अंतर्गत, तो वो है आपका केरोसिन। वो कौन सी है, वो केरोसिन भी है देखिए, और वो पेट्रोल भी है ना, केरोसिन भी है, पेट्रोल भी है, कोल तार भी है, डीजल भी है ना, और सोलर गैस भी है, तो इसमें से जो मुख्य रूप से यूज किया जा रहा है सबसे अधिक, वो तो पेट्रोल ही है ना। सबसे अधिक जो किया जा रहा है वो कौन सा है, वो पेट्रोल ही है, इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है ना। मुख्य रूप से प्रयोग किया जा रहा द्रव ईंधन कौन सा है, पेट्रोल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कोक में लगभग कार्बन की मात्रा कितनी होती है। अब इससे सिंपल और क्या हो सकता है, कोक में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, वो होता है 90%। देखिए मैं आपको एक सीरीज बता रहा हूं, आप उस सीरीज को पकड़िएगा, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। सबसे पहले देखिएगा एंथ्रेसाइड कोयला, एंथ्रेसाइड कोयला में कार्बन सबसे अधिक होती है ना। इसके बाद आता है आपका कोक, ठीक है, इसके बाद आता है कोक, फिर आता है आपका चारकोल, फिर क्या आता है, चारकोल, और इसके बाद आता है लिग्नाइट, और फिर आता है आपका पीट, है ना, इसके बाद आता है पीट। तो देखिए जो एंथ्रेसाइड है ना, इसमें कितना होता है, इसमें 95% से अधिक इसमें क्या होता है, कार्बन। जितना अधिक कार्बन होगा ना उतना ही आप हमारे लिए, यानी कि ये कोयला उतना ही उपयोगी होगा। और कोक में कितना होता है, कोक में जो होता है वो 90% होता है लगभग, और चारकोल में भी कितना होता है, 90% लगभग, और लिग्नाइट में कितना होता है, लगभग
लगभग इसमें 20%, कितना, सॉरी 40%, 35 से 40%, और पीठ में कितना होता है, तो इसमें भी लगभग 20% है ना। तो ये सारी देखिएगा, ये सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है, तो चारकोल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। चारकोल की एक विशेषता मैं आपको बताता हूं, नोट करिएगा कि जैसे ही इसको हवा में रखते हैं, हवा के कांटेक्ट में इसको रखते ही ना, इसके अंदर की जो नमी होती है ना वो बहुत जल्दी कम हो जाती है, और जितना अधिक नमी कम होगा ना सर, उतनी ही आसानी से जो कोयला है वो क्या हो पाएगी, वो बॉयलर में जल पाएगी। तो ये हमें क्या मिल जाता है, एक बेनिफिट मिल जाता है चारकोल से। सब बिटुमिनस कोयला जो है वो लिग्नाइट कोयले की अपेक्षा कैसी होती है, तो वो बहुत हार्ड होती है। एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कोयला हार्ड है, कैसा है, कोई भी कोयला हार्ड है, तो क्या हमें नुकसान करेगा, ये पल्वेराइज्ड नहीं होगा, ये पल्वेराइजिंग आसानी से नहीं हो पाएगी, और पल्वेराइजिंग नहीं हो पाएगी ना, तो हम इसको बॉयलर में आसानी से जला नहीं सकते हैं। पल्वेराइजिंग जब तक नहीं होगा तो हम इसको आसानी से जला नहीं सकते। अब बताइए आप कमेंट करके कि कौन सा कोयला है जिसको हम आसानी से जला सकते हैं। पहला है ऑप्शन पल्वेराइजिंग कोयला, और दूसरा है छोटे छोटे टुकड़ों में, दूसरा क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों के आकार, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों के आकार वाली कोयला। तो कौन सी इसमें कोयला है जो आसानी से बॉयलर में जलेगी, छोटे छोटे टुकड़ों की आकार वाली कोयला जलेगी आसानी से, या पल्वेराइजिंग, ये आपको कमेंट करके बताना है। और यूं ही आप क्लास को मत देखिए, एक्टिव हो करके देखिए, अपने अंदर के जितने भी आपके सोचने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है, वो सारी कैपेसिटी लगा दीजिए इस क्लास में। तैयारी इस प्रकार से करिए, है ना, तब आएगा मजा। बिटुमिनस कोयले के निम्न वोलेटाइल प्रकार के कार्बन की मात्रा कितनी होती है। अब आया है बिटुमिनस कोयला, इसमें देखिए 78 से कितना होता है, 86 है ना। बिटुमिनस कोयले के निम्न वोलेटाइल प्रकार में कार्बन की जो मात्रा है वो इतना ही होता है। परंपरागत ऊर्जा सोर्स गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स की अपेक्षा कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो ये काफी महंगे होते हैं। याद दिलाऊं सर आपको, देखिए किसके बारे में बात कर रहा है, ये परंपरागत एनर्जी सोर्स के बारे में बात कर रहा है ना, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बात कर रहा है। तो कौन कौन से है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, देखिएगा पहला कौन सा है, कोयला, इसके बाद ये आता है पेट्रोल डीजल, यानी कि द्रव पदार्थ, ठीक, फिर आता है गैसीय पदार्थ, फिर क्या आता है, गैसीय पदार्थ, इसके बाद आता है सोलर तेल, फिर आता है सोलर तेल, यानी कि ये भी द्रव ही हो गया। एक आता है न्यूक्लियर, क्या आता है, न्यूक्लियर ईंधन, है ना, न्यूक्लियर ईंधन जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया। तो इसमें से देखिएगा, इसमें से आप ये देखिएगा कि कोयला भी महंगा होता है, पेट्रोल डीजल भी महंगा होता है, गैस भी महंगा होता है, सोलर तेल भी महंगा है, न्यूक्लियर ईंधन भी महंगा है। सबसे अधिक कौन सा है, न्यूक्लियर ईंधन महंगा होता है। तो ये क्या होते हैं, परंपरागत एनर्जी सोर्स जो है ना, इसको अगर हम दोस्तों कंपेयर करें गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स की अपेक्षा, तो ये काफ़ी महंगे होते हैं, काफ़ी क्या होते हैं, ये महंगे होते हैं, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, चारकोल का निर्माण निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। चारकोल का जो निर्माण है, याद कर लीजिए दोस्तों, अगर आपका सपना ना एनसीएल जैसे बड़े पावर प्लांट में जॉब करने का है, तो ये एनसीएल के दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एनसीएल जो है वो कोल माइंस के अंतर्गत आती है, और कोल माइंस में कोयले का क्वेश्चन ना पूछे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चारकोल का निर्माण निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है, ये आंशिक दहन के कारण, आंशिक दहन से होता है। देखिए आंशिक दहन किसको कहते हैं, देखिए नोट कीजिएगा, आंशिक दहन किसको कहते हैं, है ना, आंशिक जो दहन है ये किसको कहा जाता है। तो आंशिक दहन का मतलब होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ है, लिखिएगा प्यारे दोस्तों, कोई भी ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ को हमें क्या करना है, अगर जलाना है, हमें क्या करना है, जलाना है ना। अगर इसमें कोई ऐसा पदार्थ डाल दे जो उष्मा रोधी हो, जो कैसा हो, जो उष्मा रोधी हो, तो ये इस ठोस पदार्थ को नहीं जलने देगा, और जो नहीं जलने की प्रक्रिया है यही कहलाती है आंशिक दहन। इससे सबसे बड़ी हानि क्या होती है, तो लिखिए ध्यान से दोस्तों, हानि होती है कि इसमें हमें क्या मिलता है, इससे हमें राख मिलता है। आंशिक दहन से क्या मिलता है, हमें राख मिलता है ना। और
डिस्टिलेशन किसको कहा जाता है? तो डिस्टिलेशन उस फिनोमिना का नाम है, डिस्टिलेशन उस फिनोमिना का नाम है जैसे कि कोई द्रव पदार्थ है ना, कोई द्रव पदार्थ है, मान लीजिए कि द्रव पदार्थ क्या है, द्रव पदार्थ मान लीजिए कि पेट्रोल है ना, एग्जाम्पल के लिए क्या मानना है आपको, पेट्रोल है, और इस पेट्रोल में अगर मिक्स है डीजल, इसमें अगर मिक्स है डीजल या फिर इसमें मिक्स हो गया है केरोसिन, है ना, तो ये किस प्रकार का फ्यूल कहलाएगा? मिक्स फ्यूल कहलाएगा। इस मिक्स फ्यूल में जो भी अवयव मिक्स होंगे, जो भी अवयव होंगे, इन अवयवों को ध्यान से सुनिए, इन अवयवों को अगर हम हीटिंग वोलेटाइल, लिख लीजिएगा दोस्तों, इसको हम अगर हीटिंग वोलेटाइल के बेस पर अगर इन अवयवों को हम अलग कर देंगे, हम शुद्ध पेट्रोल बना देंगे, तो इस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिस्टिलेशन कहा जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, दोबारा सुनिए, डिस्टिलेशन किसको कहा जाता है? कि कोई ऐसा द्रव ईंधन है, कोई ऐसा फ्यूल है ना, जो द्रव के रूप में है, उसमें अगर कोई दूसरा फ्यूल मिक्स हो गया है तो उस अवयव को हटाने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है डिस्टिलेशन। अब चारकोल यानी कि कोयला बनाने के कितने प्रकार है? तो दो टाइप से कोयला बनता है। पहला लिखेगा कि पहला लिखेगा अम्ल निर्माण स्तर। पहला क्या है? अम्ल निर्माण स्तर, है ना। ये क्या है? ये पहला है। इस प्रकार से अम्ल निर्माण स्तर से क्या बनाया जाता है? चारकोल तैयार किया जाता है। और दूसरा है आंशिक, दूसरा क्या है? वो है आंशिक निर्माण स्तर, आंशिक निर्माण स्तर। तो दो स्तर से मिल करके क्या बनता है? कोयला। क्या निर्माण किया जाता है? कोयले का निर्माण किया जाता है ना। अम्ल निर्माण स्तर, आंशिक निर्माण स्तर से कोयले का निर्माण किया जाता है। आंशिक दहन किसको कहा जाता है? ठोस पदार्थ को जलाने का। ठोस पदार्थ अगर जला रहे हैं तो उसमें कोई उष्मारोधी के रूप में क्या हो गया? पानी। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो थोड़ी ये जलेगा, है ना। और इससे क्या मिलेगा आपको? जलने के बाद अगर जल जाता है, आंशिक दहन पूरी तरह से हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है? राख मिलता है। तो आंसर क्या था इसका? आंशिक दहन करेक्ट आंसर था, है ना। इस सेशन को लाइक भी करते रहिएगा, दोस्तों तक शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ये सारा काम आप ही का है, ये सब कुछ दोस्तों आप ही पर मैं छोड़ता हूँ, ये सारा काम आप ही का है। जो मेरा काम है बड़े ही शिद्दत से और दिल के साथ में कर रहा हूँ, ठीक है ना। लिग्नाइट का प्रयोग आप कहाँ पर करते हैं? फर्नेस में, क्या ओवन में या बॉयलर में? तो आप इसको बॉयलर में करते हैं। लिग्नाइट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? बॉयलर में किया जाता है। सभी स्थानों पर इसका उपयोग जो है वो नहीं किया जाता। निम्न में से ठोस ईंधन का प्रकार नहीं है। ये कोल तार है। कोल तार जो है ये ठोस ईंधन के रूप में नहीं आती। अब ये कोल तार किस चिड़िया का नाम है? तो देखिए, जो कोल तार है, हम कोल तार कहां से प्राप्त करते हैं? ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन अगर आ गया कि कोल तार जो है ये कहां से हमें मिलेगा, तो वहां से मिलेगा जैसे कि हम कोई ठोस कोयला जलाते हैं, है ना। ठोस कोई हम कोयला जलाते हैं, कब? वायु की अनुपस्थिति में। वायु की अनुपस्थिति में अगर किसी ठोस कोयला को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें द्रवीय तेल मिलता है। हमें क्या मिलता है? द्रवीय तेल। इसी द्रवीय तेल को कोल तार कहा जाता है। यानी कि हमें कोयला को जलाना है जहां पर वायु ना हो, एयर ना हो, और जब बिना हवा का हम किसी ठोस कोयले को जलाते हैं तो फिर वहां से जो कोयला है ना, कोयला में से ऑयली टाइप का कुछ तेल निकलता है, उसी को कहा जाता है कोल तार, ठीक है ना। ये कोल तार मार्केट में भी मिलता है, आप देखते होंगे, कभी इस्तेमाल में आता होगा आपके, तो आप लेते भी होंगे। और आज आपने ये भी जान लिया कि कोल तार क्या होता है। तो इसी बात पर सेशन को कर दीजिएगा लाइक। निम्न में से सबसे खराब गुणवत्ता वाला कोयला है, याद कीजिए मैंने अभी आपको बताया कि सबसे लो क्वालिटी वाला, जिसमें देखिए कार्बन की मात्रा जिसमें सबसे कम होगा ना, वही कहलाएगा सबसे लो क्वालिटी का कोयला। और ऐसा किसमें होता है? ऐसा पीट में होता है। मैं आपको दोबारा याद कराता हूं दोस्तों, है ना। एंथ्रेसाइट सबसे अधिक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। इसके बाद होता है आपका कोक, फिर होता है आपका चारकोल। क्या होता है आपका? चारकोल। तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर है आपका चारकोल। और इसके बाद आता है लिग्नाइट, है ना। इसके बाद क्या आता है? लिग्नाइट। फिर आता है आपका पीट। तो सबसे अधिक कार्बन किस में है? तो सबसे अधिक कार्बन इसमें है। और सबसे कम किस में है? तो वो है पीट में। देखिए पीट का कलर कैसा होता है? तो पीट का दो कलर होता है, या तो ये काला होगा, या फिर ये हल्का ग्रे कलर का होगा, है ना, हल्का भूरा कलर का होगा। तो हल्का भूरा और इसमें
काला कलर का भी होता है, ये क्या कहलाता है, पीट कहलाता है। और इसका निर्माण कोयले का कैसा होता है ये भी आपने देख ही लिया है। बायोगैस का अपेक्षिक घनत्व कितना हो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, लगभग 0.90 के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सॉरी, अगला देखिएगा, बायोगैस में लगभग कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कितना होता है, 70% होता है ना, 70%। बायोगैस में क्या बात कही जा रही है, बात कही जा रही है बायोगैस के बारे में। तो बायोगैस में क्या होता है, मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस दोस्तों, इसमें मीथेन गैस होती है ना, है ना। किसके बारे में पूछा जा रहा है, मीथेन गैस। तो इसमें क्या होती है, मीथेन गैस होती है। देखिए 70% क्या होती है इसमें, मीथेन गैस। और जो CO2 होता है ना, इसमें CO2 यानी कि बायोगैस में सबसे अधिक पार्ट किसका होता है, वो मीथेन गैस का होता है। इसके बाद जो सबसे अधिक होता है सेकेंड टाइम में, वो CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा देखिए इसमें क्या मिला होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस भी होती है। हाँ, इसे ना, इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों गैस भी होती है। और इसके बाद इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी इसमें क्या होती है, मिली होती है। और अमोनिया गैस भी इसमें होती है ना, कौन सी, अमोनिया गैस इसमें होती है। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि ये सब ना निम्न मात्रा में होती है। किसमें, निम्न मात्रा में होती है। उच्च मात्रा में मीथेन गैस होती है और CO2 गैस होती है। दोबारा याद कर लीजिए, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और फिर अमोनिया गैस, ये सब निम्न मात्रा में होती है। बाकी मीथेन गैस जो है ये उच्च मात्रा में है। और सेकेंड नंबर में उच्च मात्रा में क्या है, CO2 गैस है। तो बायोगैस में लगभग कितने प्रतिशत मीथेन गैस है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो चुका है। आगे बढ़िएगा, बायोगैस संयंत्र के अंदर का तापमान कितना रखा जाता है, ठीक है ना। लास्ट में दोस्तों आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना है, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। मैं लास्ट में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। क्या पूछना चाहता हूं वो आपको लास्ट में ही पता चलेगा, ठीक है। बायोगैस संयंत्र के अंदर का तापमान कितना होता है, यह भी आसान क्वेश्चन है। आपने 10वीं में विज्ञान पढ़ा होगा, विज्ञान यानी कि साइंस, उसमें एक चैप्टर था ये बायोगैस से रिलेटेड। तो बायोगैस में हमने खूब पढ़ा वहां पर कि बायोगैस के अंदर का जो तापमान होता है वो क्या होता है, कैसे बायोगैस तैयार किया जाता है, हमने खूब पढ़ा है, ठीक है ना। आपने भी खूब पढ़ा होगा। पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में कितने प्रतिशत परावैगनीकरण होती है, 80% होती है। यह भी बहुत ही आंसर जो था, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। 1 किलोग्राम यूरेनियम, बेसिकली क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये आपसे क्या कह रहा है कि अगर हमें, ये आपसे क्या कह रहा है, अगर हमें 45,000 कितना, 45,000 कैलोरी, 45,000 कैलोरी का अगर हमें एनर्जी उत्पन्न करना है ना, तो हमें कितना यूरेनियम 235 नंबर का अगर हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, U-235, ये क्या है, ये एक प्रकार का फ्यूल है ना। यूरेनियम 235 नंबर का एक फ्यूल है, यूरेनियम फ्यूल। इसको अगर हम 1 kg जलाते हैं, कितना, 1 kg अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी कितना मिलता है, हमें मान लीजिए एनर्जी मिल रहा है 80,000 किलो। कितना मिल रहा है, 80,000 किलो। तो हम कोयला कितना जलाएं कि हमें 80,000 किलो का एनर्जी मिल जाए, है ना, किलो कैलोरी का एनर्जी मिल जाए। तो हमें देखिएगा, हमें 45,000 टन कितना जलाना पड़ेगा, हमें 45,000 टन, है ना। हमें 45,000 टन अगर हम कोयला को जलाते हैं, किसको, 45,000 टन अगर हम कोयले को जलाते हैं, इसको हम जलाएंगे तो हमें इतना किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। लेकिन हम यूरेनियम को, इस नंबर का यूरेनियम को 1 kg ही जलाएंगे तो ही हमें इतना एनर्जी जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो अब बताइए सबसे महंगी कौन है, तो सबसे महंगी जो है वो यही है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर जो हो चुका है, ठीक है सर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को यांत्रिक ऊर्जा कहां से मिलती है, अब इसमें
स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, वाटर टरबाइन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, है ना, कुछ तो है वो पानी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको भूलना नहीं है, जल ही जीवन है, इसलिए आंसर भी आपको क्या करना है, पानी को ही करना है। पानी से फिर क्या चलता है, वाटर टरबाइन, पानी से चलता है वाटर टरबाइन। आंसर आपका क्या होगा, पानी करेक्ट आंसर होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर के टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, फिशन कहते हैं। देखिए फिशन, इसमें देखिए ये है, मान लीजिए ये एक यूरेनियम है, ये क्या है, यूरेनियम 235 नंबर का एक यूरेनियम फ्यूल है। इसमें जब न्यूट्रॉन्स की बारंबारिता की जाती है ना, जब इसमें न्यूट्रॉन्स की बारंबारिता की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये क्या होता है, टूट जाता है ना। इस प्रक्रिया को, इस फिनोमिना को फिशन कहा जाता है। और देखिए जब ये न्यूट्रॉन्स टूटते हैं ना, यानी कि ये टूटता है जब, तो इसमें से निकले हुए जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो एनर्जी होते हैं, ये बहुत अधिक स्पीड से चारों तरफ बिखर रहे होते हैं। उसकी स्पीड को कंट्रोल कौन करता है, तो उसको मॉडरेटर कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं मंदक, है ना। मंदक को ही क्या कहा जाता है, मॉडरेटर। तो ये रहा 20वां क्वेश्चन का आंसर, फिशन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमने 20 क्वेश्चनों को दोस्तों सॉल्व किया और फ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस थे ना। अब हम पावर प्लांट में पावर का जनरेशन कैसे किया जाता है, अगला हमारा जो सेशन होगा उस पर होगा। जैसा कि मैंने आपसे एक बात कहा था कि लास्ट में, एंड में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, तो मैं ये आपको ये बताना चाहता था कि कितने स्टूडेंट हैं जो लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, है ना। कितने विद्यार्थी हैं जो लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा और हाथ उठा करके बताइए कि कितने स्टूडेंट हैं जो लाइव पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन है जो लाइव पढ़ना चाहते हैं। देखिए लाइव पढ़ने का एक अलग ही अंदाज होता है, आपका जो डाउट्स होता है ना वो हम देखते हैं तुरंत और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या है कि आप कमेंट करेंगे, हालांकि कमेंट जब आप करते हैं तो आपको जवाब जरूर मिलता है आपके क्वेश्चंस का, लेकिन लाइव का तो एक अपना अलग ही रुतबा होता है, अपना एक अलग ही अंदाज होता है और दिल लगता है पढ़ने में अधिक ना। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इस क्लास में भी आप दिल लगा, ये क्लास भी आपके लिए है और बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। इतना डिटेल से सॉल्यूशन आईटीआई लेवल पर देखिए बहुत कम मिलता है, और जब आप डिप्लोमा लेवल की क्लास अटेंड करेंगे, बीबीटेक लेवल की क्लास अटेंड करेंगे, तो पहली बात तो एक आईटीआई विद्यार्थी को समझ आएगा नहीं डिप्लोमा बीबीटेक का, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेगा तो, और दूसरी बात अगर आएगा भी तो इतना डीपली पढ़ाया जाता है जो आपके काम के लायक ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको उतना कंटेंट दूंगा जितना आपको चाहिए, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को एक बार कर दीजिएगा शेयर और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट सेशन जो लेकर के आने वाला हूं यूट्यूब उसका आपको नोटिफिकेशन दोस्तों जरूर दे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, इंतजार कीजिएगा। मैं आपके इंतजार को दोस्तों एतबार में बदलने के लिए जो है वो जरूर आऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, थैंक यू।